खेल की दुनिया में ना कुछ ट्रांजिशन या बदलाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक टीम की जर्सी का रंग नहीं बदलते। एग्जैक्टली वो सिर्फ कप्तान का चेहरा नहीं बदलते, बल्कि पूरे के पूरे खेल के इकोसिस्टम, उसे देखने और चलाने के नजरिए को ही एक नई दिशा दे देते हैं। बहुत सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में, इस डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के 2026 सीजन की, जो कि इस फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे बड़ा सबसे महत्वाकांक्षी रीबिल्ड है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक क्रिकेट टीम के मैदान पर उतरने की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर के पूरी तरह से नया आकार लेने की दास्तान है। इस बदलाव की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई टीम इतने बड़े पैमाने पर अपनी रणनीति, अपनी ओनरशिप और अपने कोर खिलाड़ियों को बदलती है ना, तो उसके पीछे के कारण केवल हार जीत तक सीमित नहीं होते। इसके तार सीधे तौर पर ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट के अर्थशास्त्र से जुड़े होते हैं। और इसी अर्थशास्त्र और खेल की इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए आज हमने कई बहुत ही ठोस और दिलचस्प सोर्सेज को खंगाला है। जी, हमारे स्टैक में आज केकेआर और उनके ऐतिहासिक होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स के विस्तृत विकिपीडिया पेजेस हैं। इसके अलावा हॉलीहान लॉकी 2025 आईपीएल वैल्यूएशन स्टडी की पूरी रिपोर्ट हमारे पास है। वो रिपोर्ट बहुत अहम है। हाँ, और टीम के ताजा ऑक्शन और स्क्वाड का एकदम सटीक एनालिसिस भी है। साथ ही शाहरुख खान की ओनरशिप से जुड़ी कुछ ऐसी अहम बिजनेस न्यूज हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे केकेआर सिर्फ 22 गज की पिच पर ही नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट पावर हाउस और ग्लोबल ब्रांड के रूप में भी खुद को नए सिरे से गढ़ रहा है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि पूरी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की कुल बिजनेस वैल्यू अब 12.9% के भारी उछाल के साथ 18.5 बिलियन डॉलर के विशाल आंकड़े को छू गई है। बाप रे, 18.5 बिलियन डॉलर। हाँ। और अगर हम सिर्फ लीग की स्टैंडअलोन ब्रांड वैल्यू को देखें, मतलब अगर लीग को एक अलग स्वतंत्र ब्रांड के रूप में आंका जाए, तो वो भी 13.8% की छलांग के साथ 3.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये आंकड़े तो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। टाटा ग्रुप का 2028 तक का 300 मिलियन डॉलर का टाइटल स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कॉर्पोरेट दुनिया का इस लीग के बिजनेस मॉडल पर कितना अटूट विश्वास है। पर रुकिए, जब हम अलग अलग टीमों की रैंकिंग पे नजर डालते हैं ना, तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रैंकिंग्स काफी कुछ कहती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी 269 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ गई है। जी। मुंबई इंडियंस 242 मिलियन डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर है और चेन्नई सुपर किंग्स खिसक कर तीसरे पायदान पर आ गई है। हाँ, सीएसके नीचे आई है। लेकिन जिस टीम पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, केकेआर, वो 227 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ चौथे नंबर पर है। मतलब 2024 की चैंपियन टीम, जिसके पास शाहरुख खान जैसा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल आइकन है, उसका चौथे नंबर पर होना थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत ही पैनी ऑब्जर्वेशन है। वो नंबर 1 पर क्यों नहीं है? यहीं पर हमें बिजनेस और क्रिकेट के बीच के सीधे संबंध को समझना होगा। सोर्स के एनालिसिस से ये बात साफ होती है कि कुछ रणनीतिक फैसले सीधे तौर पर आपकी ब्रांड वैल्यू को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए केकेआर द्वारा श्रेयस अय्यर को रिलीज करने का फैसला। ओहो, हाँ। देखिए, श्रेयस सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो एक स्टार भारतीय चेहरा थे, एक सफल कप्तान थे। भारत जैसे बाजार में जहां फैंस लोकल और नेशनल हीरोज के साथ गहराई से जुड़ते हैं, एक बड़े भारतीय कप्तान को खोने का सीधा असर टीम की मर्चेंडाइज सेल्स, स्पॉन्सरशिप आकर्षण और ओवरऑल ब्रांड परफॉर्मेंस पर पड़ता है। ये पॉइंट तो है। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि पंजाब किंग्स जैसी टीमों ने अपनी ब्रांड वैल्यू में लगभग 40% की अभूतपूर्व ग्रोथ दर्ज की है। इसका मतलब है कि दूसरी टीमें बहुत आक्रामकता से अपने ब्रांड को पुश कर रही हैं। कंपटीशन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। एग्जैक्टली। शायद इसी खतरनाक होते कंपटीशन को मात देने और ब्रांड को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने के लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कदम उठाया गया है। वो ओनरशिप वाली न्यूज़। ये एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य है जो शायद खेल के पन्नों से ज्यादा बिजनेस के पन्नों की हेडलाइन डिजर्व करता है। शाहरुख खान जय मेहता ग्रुप के शेयर खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर हम पहले की स्थिति पर गौर करें तो केकेआर में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास 55% स्टेक था और जूही चावला तथा उनके पति जय मेहता के पास 45% स्टेक था। लेकिन इस नई डील के बाद जूही चावला के शेयर तो बरकरार रहेंगे, लेकिन जय मेहता ग्रुप की हिस्सेदारी बस नाम मात्र की रह जाएगी। इस कदम को अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें ना,
तो ये सिर्फ कुछ कागजों पर हुए हस्ताक्षर या शेयरों की खरीद फरोख्त नहीं है। तो फिर क्या है? इस डील के बाद शाहरुख खान की हिस्सेदारी फ्रेंचाइजी में लगभग 90% हो जाएगी। 90%? हाँ, 90% का सीधा सा अर्थ है बिना किसी रोक टोक के पूर्ण नियंत्रण। केकेआर अब सिर्फ कोलकाता शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक क्रिकेट टीम नहीं रह गई है। नाइट राइडर्स ग्रुप के बैनर तले ये ग्लोबल मीडिया स्पोर्ट ब्रांड बन चुका है। बिल्कुल, जैसे कैरिबियन प्रीमियर लीग में ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स हैं। हाँ, सीपीएल में वो है, मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी में लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स हैं, और यूएई की इंटरनेशनल लीग T20 में अबू धाबी नाइट राइडर्स। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरा नेटवर्क बन गया है। 90% मालिकाना हक होने से शाहरुख खान बिना किसी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के हस्तक्षेप के इन सभी टीमों के बीच संसाधनों का, खिलाड़ियों का और ब्रांडिंग का लेन देन तेजी से कर सकते हैं। ये केकेआर को दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजीज के बराबर खड़ा करने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। बोर्डरूम में पूर्ण नियंत्रण हासिल करना तो एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इस शानदार ब्रांड को चमकाए रखने के लिए मैदान पर भी तो सितारे चाहिए। वो तो सबसे जरूरी है। एक तरफ बिजनेस में इतना बड़ा विस्तार हो रहा है, तो दूसरी तरफ टीम को एक मेगा रीबिल्ड की सख्त जरूरत थी। दिसंबर 2025 में अबू धाबी में हुई ऑक्शन की टेबल पर केकेआर पूरे 64.30 करोड़ रुपए के पर्स के साथ उतरी थी। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ऑक्शन में जाने से पहले उन्होंने आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर और क्विंटन डी कॉक जैसे बड़े स्थापित और मैच विनर नामों को रिलीज कर दिया था। कुल मिलाकर सिर्फ 12 खिलाड़ी रिटेन किए गए थे। 12 करोड़ रुपए में रोक लिया गया था। देखिए, इतने बड़े पर्स के साथ ऑक्शन में जाना हमेशा एक दो-धारी तलवार होता है। आपके पास पैसा तो होता है, लेकिन आपको लगभग पूरी टीम नए सिरे से बनानी होती है। और केकेआर मैनेजमेंट ने यहाँ बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई। बहुत आक्रामक। उस आक्रामकता का सबसे बड़ा सबूत था कैमरून ग्रीन पर लगाया गया दांव। केकेआर ने ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी को पूरे 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। 25.20 करोड़? इस एक बोली ने कैमरून ग्रीन को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया और मिचेल स्टार्क के 24.75 करोड़ के पिछले ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। सच में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑक्शन था। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को भी टीम में शामिल करने के लिए 18 करोड़ की भारी भरकम रकम टेबल पर रख दी गई। कैमरून ग्रीन पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने के पीछे का जो लॉजिक था ना, वो बहुत साफ और रणनीतिक था। कैसे? जब आपने आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया हो, तो टीम में एक बहुत बड़ा खालीपन आ जाता है। रसल एक 3 डायमेंशनल या 3D प्लेयर थे। बिल्कुल। जिन्हें ये टर्म नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि 3D प्लेयर वो होता है जो खेल के तीनों विभागों, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों में मैच का रुख पलट सकता है। ग्रीन टॉप ऑर्डर में आकर तेजी से रन बना सकते हैं और मिडिल ओवर्स में आकर अपनी तेज गेंदबाजी से अहम विकेट निकाल सकते हैं। रसल की उस पावर को रिप्लेस करना आसान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। रसेल की उस यूटिलिटी को रिप्लेस करने के लिए दुनिया में गिने चुने खिलाड़ी ही हैं और ग्रीन उनमें से एक है। वहीं दूसरी तरफ पथिराना को डेथ ओवर्स की पुरानी बीमारी को खत्म करने के लिए लाया गया था। डेथ ओवर्स यानी पारी के वो आखिरी 4-5 ओवर जहां सबसे ज्यादा रन लुटते हैं। एग्जैक्टली, जहां मैच अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। पथिराना की सटीक यॉर्कर्स इस समस्या का सबसे अचूक इलाज माने जाते हैं। T20 लीग के सबसे खतरनाक टीम लग रही थी। कागज पर तो बहुत सॉलिड थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि खेल कागज पर नहीं बल्कि मैदान की असली परिस्थितियों में खेला जाता है। सीजन की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही इस परफेक्ट और अजय दिख रही टीम को 2 बहुत गहरे झटके लगे। पहला झटका सीधे तौर पर एक अनचाही चोट के रूप में आया। वो मथीशा पथिराना की चोट। हाँ, उस चोट ने केकेआर मैनेजमेंट की नींद उड़ा दी होगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अहम मैच में गेंदबाजी करते हुए पथिराना अचानक अपनी पिंडली यानी काफ मसल पकड़कर मैदान पर दर्द से गिर पड़े। वो देखकर ही काफी दर्दनाक लग रहा था। ये कोई मामूली खिंचाव नहीं था, बल्कि एक गंभीर चोट थी। जरा सोचिए, एक ऐसा गेंदबाज जिसे आपने 18 करोड़ की कीमत देकर अपनी पूरी डेथ बॉलिंग रणनीति का केंद्र बनाया हो, उसका आईपीएल के शुरुआती मैचों में खेलना ही संदिग्ध हो जाए तो टीम का पूरा बैलेंस कैसे डगमगा जाता है। ये तो तेज गेंदबाजी आक्रमण पर पहला प्रहार था, लेकिन इसके तुरंत बाद एक और घटना घटी जिसने विदेशी पेस अटैक में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें ऑक्शन में 9.2 करोड़ जैसी बड़ी रकम देकर टीम का हिस्सा बनाया गया था, वो टीम से बाहर हो गए। यहाँ सोर्स मटेरियल में दी गई जानकारी को समझना अहम है। रिपोर्ट के अनुसार
दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में हुई अस्थिरता और हिंदू विरोधी हिंसा के बाद बीसीसीआई की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए। जी। इन्हीं निर्देशों के चलते केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज करना पड़ा और उनके रिप्लेसमेंट की अनुमति मांगनी पड़ी। और श्रोताओं को हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल सोर्स मटेरियल में दी गई तथ्यात्मक जानकारी साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ एक तटस्थ रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो सोर्स में लिखा है। इस घटना के पीछे के राजनीतिक या सामाजिक परिस्थितियों पर जाए बिना अगर हम इसे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की चश्मे से देखें तो टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है। पथिराना का चोटिल होकर बाहर बैठना और मुस्तफिजुर का स्क्वाड से ही बाहर हो जाना, इन दोनों घटनाओं ने केकेआर के पास तेज गेंदबाजी में अनुभव की भारी कमी कर दी है। 18 करोड़ और 9.2 करोड़ के दो मुख्य गेंदबाजों के बिना मैदान पर उतरना किसी भी कप्तान के लिए एक डरावना सपना हो सकता है। और यही वो जगह है जहां किसी भी फ्रेंचाइजी के थिंक टैंक और कोचिंग स्टाफ का असली टेस्ट होता है। बिल्कुल, जब आपके पास आपके मुख्य हथियार ना हो तो रातों रात अपनी रणनीति बदलना, घरेलू युवा खिलाड़ियों को बैकअप के तौर पर तैयार करना और एक नया कॉम्बिनेशन खोजना ही एकमात्र रास्ता बचता है। और इन रणनीतियों को बनाने और इस दबाव को झेलने का जिम्मा अब एक बिल्कुल नए और बेहद दिलचस्प कोचिंग सेटअप के कंधों पर है। नया सेटअप बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसी बात से हम इस विश्लेषण के एक बहुत ही भावुक लेकिन रणनीतिक रूप से अहम हिस्से की ओर मुड़ते हैं। 30 नवंबर 2025 का वो दिन क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। ओहो, वो दिन। उस दिन आंद्रे रसेल ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी। 11 साल का एक ऐसा सफर जहां रसेल ने अपने बाहुबल से न जाने कितने ऐसे मैच जिताए थे जो केकेआर के हाथ से लगभग फिसल चुके थे। सही में वो एक लेजेंड है। उनका जाना एक युग के अंत जैसा था। रसेल का संन्यास लेना सिर्फ एक स्लॉगर का रिटायर होना नहीं था, बल्कि केकेआर की उस आक्रामक पहचान का एक हिस्सा कम होना था जिससे विरोधी टीमें खौफ खाती थीं। लेकिन केकेआर के मैनेजमेंट ने यहाँ एक ऐसा स्मार्ट और इनोवेटिव फैसला लिया जो शायद टी20 क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। उन्होंने रसेल को फ्रेंचाइजी से जाने नहीं दिया। बिल्कुल, बल्कि रसेल को एक बिल्कुल नए अवतार में वापस लाया गया। आंद्रे रसेल अब टीम के पावर कोच बन गए हैं। पावर कोच, ये नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है ना। फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इतिहास में पावर कोच का ये रोल बिल्कुल नया और अनोखा है। ये इस बात का संकेत है कि टी20 क्रिकेट किस तरह इवॉल्व हो रहा है। हाँ। आज के दौर में पावर हिटिंग सिर्फ जिम में जाकर बाइसेप्स बनाने या आंख बंद करके बल्ला घुमाने का नाम नहीं है। ये एक पूरा विज्ञान बन चुका है जिसमें बायोमैकेनिक्स शामिल है। बिल्कुल, बायोमैकेनिक्स, बैट स्विंग की स्पीड और गेंदबाज के दिमाग को पढ़ने की कला शामिल है। रसेल का काम अब टीम के युवा खिलाड़ियों को वो मानसिकता और वो शारीरिक तकनीक सिखाना है जिससे वो दबाव के पलों में गेंद को आसानी से स्टैंड्स में भेज सके। और इस पावर हिटिंग के नए विज्ञान के साथ साथ पूरी की पूरी कोचिंग कैबिनेट को नया रूप दिया गया है। जी। चंद्रकांत पंडित की जगह अब अभिषेक नायर को हेड कोच की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नायर ने पिछले कई सालों में केकेआर की एकेडमी में पर्दे के पीछे रहकर खिलाड़ियों को तराशा है। नायर का इम्पैक्ट बहुत गहरा रहा है। उन्हीं टीम के हर एक घरेलू और युवा खिलाड़ी की खूबियों और खामियों का बारीक अंदाजा है। और नायर को जो सपोर्ट स्टाफ मिला है ना, वो अनुभव का एक जबरदस्त खजाना है। ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता और दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन असिस्टेंट कोच के रूप में जुड़े हैं। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी बॉलिंग कोच की भूमिका में है और टी20 क्रिकेट के महानतम डेथ ओवर गेंदबाजों में गिने जाने वाले ड्वेन ब्रावो टीम के मेंटर बने हैं। ब्रावो का आना बहुत बड़ा प्लस है। बिल्कुल, ये अनुभव, युवा जोश और रणनीतिक समझ का एक ऐसा संयोजन है जो किसी भी बिखरी हुई टीम को एकजुट कर सकता है। लेकिन देखिए, कोचिंग स्टाफ कागज पर जितना शानदार दिख रहा है, उनके सामने एक उतनी ही बड़ी पहेली मुंह बाएं खड़ी है। आप कप्तानी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरा इशारा कप्तानी और टीम के संतुलन की तरफ ही है। अजिंक्य रहाणे को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। रहाणे की क्रिकेटिंग समझ और उनका शांत स्वभाव बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रणनीतिक पेंच है। ये पहेली रहाणे की कप्तानी की क्षमता के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी बैटिंग स्टाइल और टीम कॉम्बिनेशन के आपस में टकराने के बारे में है। कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, रहाणे एक क्लासिकल एंकर बल्लेबाज हैं,
जो श्रोता इस टर्म से वाकिफ नहीं है, उनके लिए बता दूं कि एंकर वो बल्लेबाज होता है जो एक छोर को संभाल कर रखता है, स्ट्राइक रोटेट करता है और पारी को बिखरने नहीं देता, ताकि दूसरे छोर से बल्लेबाज खुलकर बड़े शॉट खेल सके। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम केकेआर के टॉप ऑर्डर पर नजर डालें तो उनके पास टिम साइफर्ड, न्यूजीलैंड के फिन एलन और 25 करोड़ वाले कैमरून ग्रीन जैसे बेहद विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं। सबके सब टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। हाँ, ये सभी विदेशी खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में ही खेलना पसंद करते हैं और पहली ही गेंद से आक्रमण करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास इतने आक्रामक विकल्प मौजूद हों जो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो एक एंकर बल्लेबाज की जगह कहाँ बनती है? T20 क्रिकेट का मौजूदा टेम्पलेट पावर प्ले में धीमे खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। ऐसे में एक क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाले टॉप ऑर्डर में संतुलन बिठाना अभिषेक नायर और शेन वॉटसन के लिए सीजन की सबसे बड़ी और सिरदर्द वाली चुनौती होगी। कप्तानी और टॉप ऑर्डर की सुलझान का असली टेस्ट तो मैदान पर ही होगा। और जब बात केकेआर के मैदान की हो तो ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स की भव्यता और उसके खौफ का जिक्र किए बिना ये डीप डाइव पूरी हो ही नहीं सकती। ईडन गार्डन्स का माहौल ही अलग होता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, जहां 68,000 दर्शक जब एक आवाज में टीम का एंथम गाते हैं तो विरोधी टीम के खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईडन गार्डन सिर्फ कंक्रीट का एक ढांचा नहीं है, ये केकेआर का एक ऐसा अभेद्य किला है जिसकी पिच हमेशा से अपने दोहरे चरित्र के लिए जानी जाती है। दोहरा चरित्र कैसे? मतलब ये बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने की आजादी भी देती है और मिस्ट्री स्पिनर्स को वो टर्न भी देती है जो बल्लेबाजों को चकमा दे सके। हाँ, सुनील नारायण के लिए तो ये जन्नत है। बिल्कुल। और हाल ही में यहाँ कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जो इस मैदान की रन उगलने वाली फितरत को साबित करते हैं। मुझे बिल्कुल याद है, मार्च 2026 में हुए T20 वर्ल्ड कप के दौरान इस मैदान ने जो तबाही देखी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। वो फिन एलन वाली पारी। हाँ, 4 मार्च 2026 को न्यूजीलैंड के फिन एलन ने इसी ईडन गार्डन्स पर दक्षिण अफ्रीका के खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने सिर्फ 33 गेंदों में शतक ठोक दिया था। 33 गेंदों में शतक, माइंड ब्लोइंग। ये मेंस T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक तो था ही, साथ ही किसी भी नॉकआउट मैच में लगाया गया पहला शतक भी था। एलन ने जिस तरह से गेंद को मैदान के हर कोने में भेजा वो ईडन की पिच के बल्लेबाजी के अनुकूल होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। और उस ऐतिहासिक पारी से ठीक कुछ दिन पहले 1 मार्च 2026 को एक और अद्भुत मैच हुआ था। भारत और वेस्टइंडीज का मैच। लक्ष्य रखा था और सैमसन ने दबाव को सोखते हुए नाबाद 97 रन बनाकर अकेले दम पर उस लक्ष्य को चेस कर लिया। वो चेस शानदार था। ईडन गार्डन्स की तेज आउटफील्ड और गेंद का बल्ले पर बेहतरीन तरीके से आना हमेशा हाई स्कोरिंग और रोमांचक क्रिकेट को जन्म देता है। एक कारण है कि केकेआर को उनके घर में हराना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक चैलेंज होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कुछ टीमें इस किले में सेंध लगाने में कामयाब रही हैं और उन्होंने इस मनोवैज्ञानिक चैलेंज को केकेआर के ही खिलाफ इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और यहीं से एंट्री होती है उन ऐतिहासिक राइवलरीज की जो आईपीएल को सिर्फ एक लीग से एक महासंग्राम में बदल देती हैं। जब केकेआर की सबसे बड़ी राइवलरी या पुरानी दुश्मनी की बात आती है तो सबसे पहला नाम मुंबई इंडियंस का ही आता है। MI vs केकेआर हमेशा एक तरफा सा लगता है। अगर हम रिकॉर्ड्स की किताब खोलें तो मुंबई इंडियंस हमेशा से केकेआर के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा रही है। हेड टू हेड आंकड़ों में मुंबई इंडियंस ने 35 में से 24 बार केकेआर को मात दी है, जबकि केकेआर सिर्फ 11 ही जीत हासिल कर पाया है। ये आंकड़े तो केकेआर के फैंस को बहुत चुभते होंगे। बिल्कुल। रोहित शर्मा की कप्तानी वाले उस सुनहरे दौर में मुंबई ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली थी जिसने केकेआर को ईडन गार्डन्स पर भी कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वो आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। लेकिन एक और राइवलरी है जो आंकड़ों से ज्यादा जज्बातों और ड्रामे पर टिकी है। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के खिलाफ होने वाले मुकाबले। ये कोई आम राइवलरी नहीं है, इसकी नींव तो आईपीएल के पहले ही दिन 18 अप्रैल 2008 को रख दी गई थी, जब ब्रेंडन मैकलम ने 158 रनों की वो नाबाद और अकल्पनीय पारी खेली थी। मैकलम की उस पारी ने तो पूरे टूर्नामेंट का लहजा ही सेट कर दिया था। हाँ। लेकिन ये दुश्मनी सिर्फ उस एक रात तक सीमित नहीं रही। 2017 का वो मैच कोई कैसे भूल सकता है। 49 ऑल आउट। हाँ, ईडन गार्डन्स पर केकेआर के गेंदबाजों ने आग उगलती हुई गेंदबाजी की और विराट कोहली, AB डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे सितारों से सजी RCB को मात्र 49 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। वो तो आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर है। आज भी वो एक ऐसा जख्म है जो RCB भूल नहीं पाई है। इसलिए आज भी जब केकेआर और RCB आमने सामने होते हैं तो वो सिर्फ 40 ओवर का एक क्रिकेट मैच नहीं होता,
वो एक फुल पैकेज ब्लॉकबस्टर इवेंट होता है जहां पुरानी रंजिशें मैदान पर साफ नजर आती हैं। इस पूरी चर्चा ने यह साबित कर दिया है कि 2026 का ये सीजन किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं होने वाला है। हमने बिजनेस बोर्डरूम की रणनीतियों से लेकर ऑक्शन की टेबल तक, चोटों के संकट से लेकर नए कोचिंग स्टाफ की उम्मीदों तक इस पूरी कहानी के हर पहलू को अनपैक कर लिया है। बिल्कुल। अब अगर हम इन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ बिजनेस फ्रंट पर शाहरुख खान का लगभग 90% मालिकाना हक इस फ्रेंचाइजी को एक ऐसा कॉर्पोरेट पावर हाउस बना रहा है जो दुनिया भर की लीग्स में अपना दबदबा कायम कर रहा है। सही कहा। ऑक्शन की टेबल पर 25.20 करोड़ रुपए में कैमरून ग्रीन को अपनी तरफ खींचकर केकेआर ने अपनी वित्तीय ताकत का लोहा मनवाया है। और बैकस्टेज अभिषेक नायर का लोकल टैलेंट से कनेक्शन, ड्वेन ब्रावो का अनुभव और आंद्रे रसेल का पावर कोच के रूप में नया अवतार एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर रहा है जो टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे या निष्कर्ष यही है कि क्रिकेट अब केवल 22 गज की पिच पर बल्ले और गेंद का खेल नहीं रह गया है। ये एक सस्टेनेबल, डायनेमिक और लगातार इवॉल्व होने वाला बिजनेस मॉडल बन चुका है। केकेआर का ये पूरा ट्रांजिशन हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि सफलता की असली कुंजी अडेप्टेबिलिटी यानी समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता है। अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब आप अपने सबसे बड़े मैच विनर को खोते हैं तो आप रोते नहीं हैं, बल्कि उसे एक पावर कोच के रूप में सिस्टम में वापस ले आते हैं। जब ओनरशिप में बदलाव होता है तो आप उस नए नियंत्रण का इस्तेमाल अपनी ग्लोबल ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए करते हैं। यही वो अडेप्टेबिलिटी है जो केकेआर को महज एक शहर की फ्रेंचाइजी से एक ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड में ट्रांसफॉर्म कर रही है। बिजनेस और ब्रांड के इस शानदार विकास ने केकेआर को कॉर्पोरेट जगत के आसमान में सबसे चमकता सितारा तो बना दिया है जी, लेकिन क्रिकेट का असली सत्य अंततः मैदान की उस हरी घास पर ही तय होता है। बिल्कुल, मैदान पर प्रदर्शन ही सब कुछ है। सोर्स मटेरियल के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ऐसा गहरा सवाल उभर कर सामने आता है जो किसी भी क्रिकेट फैन और खेल विश्लेषक को सोचने पर मजबूर कर देता है। वो सवाल क्या है? देखिए, एक तरफ शाहरुख खान का फ्रेंचाइजी पर 90% का बेरोक-टोक नियंत्रण केकेआर को एक अजय ग्लोबल ब्रांड बना रहा है जी, लेकिन दूसरी तरफ टीम के पास एक ऐसा टॉप ऑर्डर है जहां खिलाड़ियों की आक्रामक भूमिकाएं आपस में टकरा रही हैं, जहां कप्तानी और टीम कॉम्बिनेशन एक ऐसी रणनीतिक पहेली बन गए हैं जिसे सुलझाना आसान नहीं है। और चोटें भी है। एग्जैक्टली। ऑक्शन में खरीदा गया उनका 18 करोड़ का सबसे बड़ा स्ट्राइक बॉलर चोटिल होकर बाहर बैठा है। तो क्या ब्रांड और बिजनेस की ये शानदार और ऐतिहासिक जीत मैदान पर सही रणनीतिक संतुलन की कमी के कारण फीकी पड़ जाएगी? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। या फिर 64 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये मेगा रीबिल्ड तमाम चुनौतियों को धता बताते हुए उन्हें उनकी चौथी आईपीएल ट्रॉफी दिलाएगा? क्या एक महान बिजनेस एम्पायर हमेशा एक चैंपियन क्रिकेट टीम की गारंटी दे सकता है? ये तो देखने वाली बात होगी। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ समय और ईडन गार्डन्स की पिच ही देगी। इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।